निहालपुर गांव में एक रघु नाम का किसान अपनी बेटी गंगा के साथ रहता था। रघु की धर्म पत्नी की मृत्यु गंगा के बचपन में ही हो गई थी। रघु ने गंगा को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की और स्वयं ही गंगा का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब गंगा जवान हो चुकी थी। गंगा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे थे। आज रघु को खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए वो गंगा से बोला, अरे गंगा, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है बिटिया। हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ी गीली थी ना, तो इसलिए आज खाना बनने में देर हो गई। बाबा, आप ऐसा करो, खेत चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। ठीक है गंगा, तो मैं खेत जा रहा हूँ। रघु ये कहकर खेतों की तरफ निकल जाता है। रघु ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी गंगा वहाँ खाना लेकर आ गई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आ गई हूँ, अब जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो, बाकी का काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर रुक जा गंगा, 15-20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा, जल्दी आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा ही हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, इस जन्म में भी तू दादी अम्मा ही है। चल अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। गंगा ने रघु को खाना खिलाया और फिर अपने घर चले गई। पास के खेतों में काम कर रहा धनवीर ये सब कुछ देख रहा था। धनवीर रघु का दोस्त था। गंगा के जाने के बाद धनवीर रघु के पास आया और बोला, गंगा बिटिया तो काफी बड़ी हो चुकी है, अब तुझे इसकी शादी की चिंता करनी चाहिए। हाँ धर्मवीर, मैं उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश में हूँ। अच्छा लड़का मिलते ही जल्दी ही मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगा। अरे रघु, राम किशन का बेटा है ना आकाश, वो भी तो बड़ा अच्छा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। तू बोले तो मैं बात चलाता हूँ उससे। हाँ हाँ धर्मवीर, तू बात चला। अब की सीजन में फसल बिकने के बाद हम बिटिया का रिश्ता तय कर देंगे। अगले दिन रघु जल्दी जल्दी तैयार होकर खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में कुछ घनी झाड़ियाँ पड़ती थी, जिसे पार करके रघु को खेत जाना पड़ता था। उस दिन जब रघु खेत जा रहा था तो अचानक ना जाने कहां से एक सांप आ गया। रघु अपनी धुन में चल रहा था, उसने सांप को नहीं देखा और उसने अपना पैर सांप पर रख दिया। सांप ने रघु को डस लिया। हे भगवान, ये तो मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना चाहिए। रघु अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया और अपने घर के दरवाजे पर आते ही वो गिर पड़ा। गंगा ने उसे गिरा हुआ देखा तो वो दौड़कर पानी लेकर आई। उसने पानी पिलाया। फिर गंगा की नजर रघु के पैर पर गई और गंगा चौंक पड़ी। हे भगवान, बापू को तो सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? जल्दी से जाकर वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ, लेकिन इससे पहले बाबा को अंदर सुलाना होगा। गंगा रघु को जैसे तैसे उठाकर पलंग पर सुला देती है और दौड़कर वैद्य जी के यहाँ जाती है। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी गंगा के साथ जल्दी से गंगा के घर आए। उन्होंने जल्दी से सांप काटने की जगह पर चीरा लगाकर जहर निकाला और रघु को कुछ दवाइयाँ पिलाई। इतनी ही देर में गांव में लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे और सभी लोग रघु के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रघु को होश आया। उसने सबको अपने पास खड़ा हुआ देखा और फिर गंगा से बोला, गंगा बेटी, मुझे सांप ने काट लिया था। हाँ बाबा, मैं वैद्य जी को बुला कर लाई थी, उन्होंने आपको दवा दे दी है और अब आप ठीक हैं। लेकिन इसके बाद रघु अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, परंतु वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पाता। गंगा वैद्य जी की तरफ देखने लगती है। तब वैद्य जी गंगा को एक किनारे बुलाकर उससे कहते हैं, देखो गंगा, मैंने तुम्हारे बाबा के शरीर से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा।
अब तुम्हारे बाबा अपने हाथ पैर तब तक नहीं हिला पाएंगे जब तक तुम इन्हें शहर ले जाकर इनका इलाज नहीं करवाओगी, और इस इलाज में लगभग 50,000 का खर्चा आएगा, तभी तुम्हारे बाबा ठीक हो सकेंगे। और अगर इस इलाज में देरी होती है तो उनकी जान भी जा सकती है। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। अब गंगा बहुत परेशान थी। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी? गंगा को सोच में डूबा देखकर रघु ने कहा, बेटी गंगा, तू किस सोच में डूबी है? बेटा, मेरी वजह से तू इतनी परेशान मत हो। मैंने तो सोचा था बस किसी तरह से तेरी शादी करवा दूं ताकि तू अपने घर द्वार की हो जाए। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला ले। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहो। आपको तो अभी बहुत जीना है। बाबा वैद्य जी ने कहा है कि कुछ पैसों का इंतजाम करके अगर मैं आपको शहर में दिखा दूंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बिटिया, लेकिन अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप चिंता क्यों करते हैं बाबा? भगवान बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन गंगा अपने दोस्त आकाश से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। दरअसल गंगा और आकाश एक दूसरे को पसंद करते थे और धनवीर ने आकाश के कहने पर ही रघु से गंगा के बारे में बात की थी, परंतु अब मामला कुछ और ही था। आकाश गंगा की बात सुनकर बोला, तुम चिंता मत करो गंगा, किसी न किसी तरह से हमें पैसों का इंतजाम करना ही होगा। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। और इस तरह कुछ दिन बीत गए। इधर गंगा परेशान थी तो उधर आकाश एक दिन गांव के चमन चाचा रघु के पास गया और बोला, रघु, हमारे गांव के जमींदार है ना करण सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी गंगा बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है, अगर कहो तो मैं बात करूं। वो तो ठीक है चमन भैया, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत ज्यादा हैं। गंगा वहां जाएगी तो राज ही करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 10 साल का और एक लड़की 8 साल की। बच्चों को माँ मिल जाएगी और गंगा को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी गंगा तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार गंगा से तो पूछ लूं। गंगा अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे तो वो जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं भी गंगा से बात कर लूंगा। ठीक है चमन भैया, फिर आप बात चलाकर देख लो। चमन वहाँ से निकला ही था कि बाहर गंगा मिल गई। गंगा को देखकर चमन ने गंगा को करण सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा, देखो गंगा, करण सिंह ने कलावा भेजा है कि तुम्हारे बाबा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो उसे जरूर लगाएगा और तुम्हारे बाबा को भी अपने पास रखेगा। बिटिया, अपने लिए ना सही तो अपने बाबा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे बाबा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। गंगा ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन गंगा ने आकाश को सब कुछ बताया। ये सब सुनकर आकाश बोला, नहीं गंगा, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूंगा। लेकिन आकाश, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनका इलाज करवा पाए, और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और मैं ये नहीं देख सकती। गंगा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे बाबा के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं 2 दिनों में कर लूंगा। ये कहकर आकाश अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई। साथ में आकाश ने ये भी कहा, पिताजी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये घर जमींदार के पास 50,000 में गिरवी रख देता हूँ और फिर शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और 50,000 इकट्ठे करके अपना घर छुड़वा लूंगा। ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले, हम तेरे साथ हैं। इसके बाद घर के कागज लेकर आकाश जमींदार के पास पहुंचा और उसने कहा, जमींदार जी, मुझे 50,000 की जरूरत है और गांव में आपके सिवा कोई भी इतने पैसे वाला नहीं है।
कि तुरंत मुझे 50,000 रुपए दे दे। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूँ। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 50,000 दे दीजिए। अगले 4 महीनों के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है आकाश, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 50,000 का 4 महीनों के लिए 10,000 ब्याज भी होगा। तुम 4 महीनों में 60,000 ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। आकाश पैसे लेकर सीधा गंगा के घर पहुंचा और पैसे गंगा को देते हुए बोला, गंगा, हम तुम्हारे बाबा को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। इधर गंगा और आकाश रघु को इलाज के लिए शहर लेकर गए तो दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि आकाश ने ये सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वो रघु का इलाज करवा सके और गंगा की शादी जमींदार के साथ ना करनी पड़े, ये सुनकर जमींदार बौखला उठा और बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तब भी मैं आकाश को गंगा से शादी नहीं करने दूंगा। गंगा को मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। अब देखना आकाश, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ जमींदार के गंदे इरादों से अनजान गंगा और आकाश रघु का इलाज करवाते हैं। रघु इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद आकाश गंगा से कहता है, गंगा, तुम्हारे बाबा ठीक हो चुके हैं। अब मुझे शहर जाना होगा। मैं शहर जाकर कुछ काम करके 60,000 इकट्ठा करूंगा और जमींदार को देकर अपना घर छुड़वा लूंगा और वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। ये कहकर आकाश शहर चला जाता है और वहाँ पर एक वड़ा पाव की दुकान लगाकर पैसे कमाता है। देखते ही देखते 4 महीने बीत चुके थे। आकाश के पास 60,000 इकट्ठा हो गए थे। आकाश अपने गांव आया और सीधा जमींदार करण सिंह के पास पहुंचा। जमींदार करण सिंह को पैसे देकर बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी गंगा से शादी ना हो। चल जा यहाँ से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुझसे जो बनता है कर ले और दोबारा यहाँ मत आना, समझा? आकाश गुस्से में वहाँ से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर को आज रात को जाकर आग लगा दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को आकाश के घर में आग लगा दी। जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने आकाश के घर में आग लगवाई है, कल किसी और के घर में आग लगवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ, हम सभी लोग मशाल लेकर उसके घर जाएंगे और उसके घर को आग लगा देंगे ताकि ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर के बाहर पहुंचे। जमींदार को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वो घबराकर बाहर आया और बोला, गांव वालों, रुक जाओ, मेरे घर को आग मत लगाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा। ठीक है जमींदार, इस बार तो हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन अगली बार तूने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमींदार ने गांव वालों के कागज के साथ साथ आकाश के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी ने मिलकर आकाश और गंगा की धूमधाम से शादी करवा दी। माधवपुर नाम के गांव में हरिया अपनी पत्नी साधना के साथ रहा करता था। हरिया की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम कविता था। कविता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बुद्धिमान भी। वो पढ़ाई में हमेशा ही टॉप करती और अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती। हरिया वैसे तो बहुत गरीब था, परंतु घर से बचा बचा कर वो अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। हरिया एक कंपनी में वेल्डिंग का काम किया करता था।
आज उसे उसके मालिक ने खुश होकर कुछ पैसे ज्यादा दे दिए थे। हरिया अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मालिक ने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दिए हैं, इसे तू अपने उसी बक्से में रख दे जिस बक्से में हम अपनी बिटिया के लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्यों इतना परेशान होते हैं? हम उसकी शादी किसी अमीर घर में नहीं बल्कि अपनी ही तरह किसी साधारण परिवार में करेंगे। तू देखना साधना, मैं किसी बहुत अच्छे परिवार में उसकी शादी करूंगा। तभी वहाँ कविता आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, शादी? किसकी शादी? पिताजी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ बिटिया, तुझे कौन भेज रहा है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगा। नौकरी करेगी मेरी बिटिया, नौकरी। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था और कविता का कॉलेज शुरू हो गया था। कविता एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैं सोच रही थी कि शहर में जाकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लूं। हाँ बिटिया, तू शहर जाकर जॉब जरूर करना, लेकिन अपने ससुराल से। क्या? मैं समझी नहीं। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, वो मेरा दोस्त है ना मुकुंद, जो शहर में रहता है, उसके भाई का बेटा सागर। उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। बड़ा अच्छा लड़का है, इंजीनियरिंग कर रहा है और परिवार में भी ज्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ भाई भाभी ही हैं। और फिर एक हफ्ते बाद ही लड़के वाले कविता को देखने के लिए आए। कविता देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। लड़के ने तुरंत ही शादी की हाँ कर दी और सागर की भाभी ने कहा, भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन बात ये है कि सागर के माता पिता तो है नहीं। इनके बड़े भैया ने ही इन्हें पढ़ाया लिखाया है और इंजीनियरिंग करवाई है। अब इनकी नौकरी लगने के लिए कम से कम 4 लाख की जरूरत है और हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप यहाँ से 4 लाख दे देते तो वो अपनी नौकरी के लिए दे देते। आखिर आपकी भी तो बिटिया ऐश करेगी। बहन जी, 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम भला हम कहाँ से देंगे? अब आप लोग सोच समझ लीजिए। शहर में तो उनके एक दोस्त की बेटी है और वो तो हमें 4 लाख के साथ साथ पूरा दहेज भी देने को तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, आपको ये 4 लाख रुपए हम जरूर देंगे। तो फिर ठीक है भाई साहब, हम अगले हफ्ते ही मुहूर्त निकाल लेते हैं और महीने के आखिर में शादी कर लेते हैं। ऐसा कहकर सागर और उसकी भाभी विद्या वहाँ से चली जाती हैं। तभी कविता कहती है, पिताजी, देखा आपने, उसकी भाभी पैसे मांग रही थी, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी मना नहीं किया। पिताजी, मुझे तो ये लोग लालची लगते हैं। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। बताया तो था कि उसके माता पिता नहीं हैं और बड़े भैया ने ही उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है। इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। साधना, जरा बक्से में देखकर बताना तो कि कितने पैसे जमा हुए हैं। साधना अंदर जाती है और सारे पैसे गिनकर बाहर लाती है और कहती है, अजी, ये तो 2 लाख ही जमा हुए हैं। अभी तो बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे हम? तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं इंतजाम कर लूंगा। और इसी तरह दिन बीत रहे थे। शादी का समय पास आ रहा था। एक दिन हरिया अपने सेठ जी से बोला, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। आप मेरी पगार से काट लेना। हरिया, तुम्हें इतना बड़ा कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम लेना चाहते हो तो ठीक है, शाम को पैसे लेते हुए जाना। हरिया ने सेठ जी से 1 लाख ले लिए और शादी की सारी तैयारियां कर ली। अब वो दिन भी आ गया जिसका हरिया को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कविता और सागर की शादी हो जाती है। तब हरिया सागर के पास जाता है और बोलता है, सागर बेटा, ये लो 3 लाख रुपए, बाकी के 1 लाख मैं शादी के कुछ दिनों बाद दे दूंगा। लेकिन पिताजी, पैसे तो पूरे एक साथ देने की बात हुई थी। बेटा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे दे दूंगा। ठीक है पिताजी, जितनी जल्दी हो सके आप पैसे दे दीजिएगा। और इस तरह कविता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ कुछ दिन तो सब ठीक रहता है। उसके बाद सागर और उसकी बड़ी भाभी ने कविता को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे कविता, तुम्हारे पिताजी को शर्म आनी चाहिए।
अपना किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही चालाक निकले। बड़ी भाभी, आपको मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी सागर वहाँ आ जाता है और वो ये सारी बातें सुनकर कहता है, कविता, मेरी भाभी से धीमी आवाज में बात करो। और क्या गलत कह रही हैं वो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक तो मेरे पिताजी से आपने दहेज मांगा और ऊपर से ऐसी बातें करते हैं। तुम्हें जितनी बकवास करनी है करो, मगर अपने पिताजी से अगले 15 दिनों में बाकी के पैसे ले आना, वरना अपने घर चले जाना। सागर ऐसा कहकर चला गया और बेचारी कविता रोती है। कविता ने कुछ सोचकर फोन उठाया और हरिया को फोन लगाया। पिताजी, कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो अच्छा हूँ। तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी। और तू बता, अच्छा लग रहा है ना वहाँ? पिताजी, मैं ये कह रही थी कि अब आप इन लोगों को एक भी रुपए नहीं देंगे। क्यों बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या हो गया तुझे, मुझे बता। कुछ नहीं हुआ पिताजी, लेकिन आप इन लोगों को अब कोई भी पैसे नहीं देंगे। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। हरिया बहुत घबराया और अपनी पत्नी से बोला, साधना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कविता खुश नहीं है। चल जरा उसके ससुराल होकर आते हैं। हरिया और उसकी पत्नी कविता के ससुराल पहुंचते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद सागर ने उनसे कहा, पिताजी, आप 1 लाख रुपए लाए हैं ना? बेटा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं पैसे पहुंचा दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे अपने सीनियर को पैसा देना है। आप 15 दिनों के अंदर ही मुझे पैसे दे दीजिए। इतना कहकर सागर वहाँ से चला जाता है। कविता को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता की इज्जत की वजह से चुप रह जाती। उधर हरिया अपने घर आता है और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। अब हरिया ने पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखने की बात सोच ली थी। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम घर गिरवी रख देंगे तो हम पैसा कहाँ से चुकाएंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे ना। वो सब बात की बात है, लेकिन अभी मुझे अपनी बेटी को पैसे देने ही होंगे। हरिया इतना कहकर चला जाता है, लेकिन साधना को ये बात अच्छी नहीं लगती। साधना फोन करके कविता को सारी बात बता देती है। कविता सागर से कहती है, सागर जी, मेरे पिताजी ने आपको पैसे देने के लिए अपना घर गिरवी रखने का सोचा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें पैसों के लिए मना कर दें। तुम जानती हो कविता कि मुझे अपनी नौकरी के लिए वो पैसे देना है। मैं मना नहीं कर सकता। अगर आप मना नहीं कर सकते तो मैं भी ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, मैं अपने पिताजी को कोई पैसे नहीं देने दूंगी। कविता गुस्सा होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, वो लोग बहुत लालची हैं। उन्हें सिर्फ अपने भले की पड़ी रहती है। पिताजी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी और ना ही आपको ये घर गिरवी रखने दूंगी। कविता अपने ससुराल वापस नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कविता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था। वहाँ से मुझे कॉल लेटर आया है। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। कविता शहर चली जाती है और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है। कविता का कलीग विकास उसका बहुत ध्यान रखता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सागर को ये एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन सागर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मुझे लगता है कि हमने कविता के साथ गलत किया है। मुझे उसे वापस लाना चाहिए। हाँ सागर, लेकिन तुम्हें उसे लाने के लिए गांव जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो यहीं शहर में नौकरी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही उससे मिलने जाता हूँ। सागर कविता को ढूंढते हुए उसकी कंपनी में पहुंच जाता है। कविता उस कंपनी से निकल ही रही होती है और सागर उससे कहता है, हाय कविता, कैसी हो तुम? कविता, मुझे माफ कर दो और अपने घर लौट चलो। कविता सागर को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आपके घर से आने के बाद अब मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी जल्दी में हूँ, कल आपसे बात करती हूँ। ऐसा कहकर कविता अपने घर चली जाती है। रात को कविता को विकास का फोन आता है और विकास कहता है,
कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा और तुम्हारे अतीत के बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगा। इसका जवाब मैं आपको कल देती हूँ। कविता सारी रात सोचती रही कि उसे दोनों में से किसको चुनना चाहिए। अगले दिन सुबह उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। बेटा कविता, हमको तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जो फैसला करेगी हम तेरे साथ हैं। कविता ऑफिस आ जाती है और शाम को सागर उसके पास पहुंचता है और कहता है, कविता, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। और तभी वहां विकास भी आ जाता है। विकास को देखकर कविता कहती है, विकास, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं, ये मुझे वापस ले जाने आए हैं। और सागर, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, इन्होंने हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो इन्होंने दोस्त बनकर जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया और आज ये भी मुझसे शादी करना चाहती हैं। कविता, तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो। तुम्हारा फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो तुम्हारे पति के साथ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा ही रहोगी। सागर और विकास दोनों ही कविता के फैसले को सुनने के लिए बहुत बेचैन थे। तभी कविता ने कहा, सागर, जब मैं तुम्हारे पास थी तो तुमने मेरी कोई कदर नहीं की, लेकिन विकास ने मुझे हमेशा ही मेरी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलवाया। आज जो भी फैसला मैं लूंगी वो मेरी जैसी और लड़कियों के लिए भी सबक होगा। और अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो इसका मतलब ये होगा कि अतीत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन अपने पति के पास वापस लौट जाना ही धर्म है। और मैं ऐसा नहीं समझाना चाहती किसी को, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं अपने थ्रू उन सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो हर हाल में अपने जीवन को एक ऐसे आदमी के साथ बिता देना चाहती हैं जिन्हें उनकी कोई कदर नहीं होती। मैं विकास से शादी करूंगी। मैं तलाक के पेपर तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और हाँ, मेरे पिताजी के दिए हुए पैसे वापस करना मत भूलना। चलो विकास। सागर वहां खड़ा विकास और कविता को जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, सच ही तो कहती है कविता। जब कविता मेरे साथ थी तो मुझे उसकी कोई कदर नहीं थी और जब मुझे उसकी कदर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे जैसे पैसों के लालची आदमी के साथ यही होना चाहिए था। मुझे कविता से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। विकास बहुत खुश था कि कविता उसके साथ है और कविता भी बहुत खुश थी कि उसे एक ऐसे इंसान का साथ मिला जिसके साथ वो जीवन भर अपने सुख और दुख दोनों बांट सकती थी। घर जाकर सभी का आशीर्वाद लेकर कविता और विकास ने शादी कर ली और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने